केस स्टेटमेंट हमने देखी थी और हमने फुल केस और पैरेलल केस देखा था। तो केस में फुल केस और पैरेलल केस में क्या होता है जी? फुल केस वो केस होता है जिसमें तमाम टेबल की तमाम वैल्यूज हैं वो कवर हो रही हैं केस स्टेटमेंट में। काइंडली माइक सब ऑफ कर दें। ओके जी, तमाम वैल्यूज जो है वो कवर हो रही हैं। ठीक है, तो ये वाला केस फुल केस नहीं है क्योंकि इसमें 111 में ये वाली वैल्यूज कवर हो रही हैं 1, और ये जो इसमें इसमें ये तमाम वैल्यूज कवर हो रही हैं। ठीक है, और जो 000 वाली वैल्यू है ये कवर हो रही है। तो ये वाली कुछ वैल्यूज हैं ये कवर नहीं हो रही, इसलिए ये फुल केस नहीं है। और पैरेलल केस क्यों नहीं है? क्योंकि 111 पे ये y की वैल्यू 1 हो रही है और यहाँ पे अगर 111 आ जाता है तो y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो पैरेलल केस में एक ही y की दो डिफरेंट वैल्यूज एक इनपुट पे नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये जो है ये पैरेलल केस नहीं है। तो हमने जो सर्किट है वो अपना फुल केस भी बनाना होता है और पैरेलल केस भी होना चाहिए। ठीक है, अब फुल केस बनाने के लिए मैंने तरीका बताया था कि आप डिफ़ॉल्ट वाली कंडीशन लगा दें। डिफ़ॉल्ट मीन्स कि जो ऊपर वैल्यूज़ हैं उनके अलावा कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो डिफ़ॉल्ट वाली एग्जीक्यूशन होने लग जाती है। तो वो बेसिकली फुल केस उसको बना देगी। और पैरेलल केस के लिए आपको डिस्टिंक्ट आउटपुट रखनी पड़ती है, यानी कि 111 पे 1 और ये 1 और इस पे ये 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो हटानी पड़ेगी हमें कोई एक वैल्यू। तो ये फुल केस तो बन गया डिफ़ॉल्ट की वजह से, लेकिन ये पैरेलल अभी भी नहीं है क्योंकि इसमें ये है। तो ये केस जो है हमारे पास फुल भी है और पैरेलल भी है। फुल क्यों है? क्योंकि इसमें 00 10 और बाकी जो है डिफ़ॉल्ट के अंदर कवर हो गई है, जो कि 01 एंड 11 है। तो ये डिफ़ॉल्ट के अंदर कवर होगी, फुल केस बन गया। और पैरेलल इस वजह से है क्योंकि ऐसी कोई इनपुट नहीं है जो दो दफ़ा आ रही हो। ठीक है, यानी कि 00 यहाँ पे भी आ रहा हो और 00 यहाँ पे भी आ रहा हो, उस पर आर की वैल्यू कुछ और हो, इस पे आर की कुछ वैल्यू कुछ और हो, तो वो पैरेलल केस होता है, नॉन पैरेलल केस होता है। यहाँ पे क्योंकि कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही अपनी इनपुट की वैल्यू, तो इस वजह से ये फुल केस बन रहा है हमारे पास और पैरेलल भी है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। उसके बाद राउटिंग स्ट्रक्चर एंड कंडीशनल कंट्रोल कंस्ट्रक्टर भी हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, जहाँ पे इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स को देखते हैं कि वो उसका हार्डवेयर क्या बनता है। हाउ हार्डवेयर विल बी इन्फर्ड फॉर द फॉलोइंग कंडीशन कंट्रोल कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, ये कंडीशनल है, कंडीशन के बेस पे बेसिकली आपके सर्किट जो है वो आउटपुट दे रहा है। तो इफ एल्स सिंपल वाला एंड नेस्टेड, फुल केस बट नॉट पैरेलल, फुल केस एंड पैरेलल, इनके केस इन कंडीशंस में क्या सर्किट बनेगा आपका वो हम देखते हैं। तो इफ एल्स अगर सिंपल हो तो ये बेसिकली हमारे पास मल्टीप्लेक्सर बनता है 2x1 का। ठीक है, इफ एंड एल्स, इफ पे ये कंडीशन होगी और एल्स पे ये 0 वाली कंडीशन होगी। ठीक है, ट्रू हो गया तो ये, फॉल्स हो गया तो ये। तो I1 जो है ये आउटपुट पे जाएगा, फॉल्स हो गया तो I0 जो है वो आउटपुट पे जाएगा। ठीक है, तो ये एक मल्टीप्लेक्सर बनाता है 2x1 का। और अगर नेस्टेड इफ एल्स हो जाए तो नेस्टेड इफ एल्स में इफ एल्स इफ और फिर एल्स आता है। ठीक है, तो आपके पास एक इफ जो है वो एक हमने कहा था जी मल्टीप्लेक्सर बनाता है, और अगर नेस्टेड इफ एल्स हो जाए तो उतने बेसिकली मल्टीप्लेक्सर लगते रहेंगे। तो ये एक इफ है, इफ की कंडीशन 1 एंड 0 होगी। 1 होगी तो वो डायरेक्टली जो पहले वाली चीज़ है ये वाली आपकी आउटपुट पे जाएगी। और अगर ये फॉल्स हो जाए तो नेक्स्ट इफ आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इफ के लिए एक और मल्टीप्लेक्सर लगेगा हमारे पास, ये वाला, और इसकी एल्स इफ और एल्स कंडीशन होगी। ठीक है, इफ ये है और एल्स ये है। तो ये अगर पहले वाला फॉल्स हो गया तो सेकंड वाले को चेक करेगा, सेकंड वाले में ट्रू एंड फॉल्स आएगी। ट्रू हो गया तो ये वाला पहली वाली कंडीशन जाएगी, फॉल्स हो गया सेकंड वाली जाएगी। प्रायोरिटी राउटिंग नेटवर्क यूजिंग कैस्केडेड 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक, तो इसमें 2 to 1 जो है मल्टीप्लेक्सर रहेगा। प्रायोरिटी राउटिंग नेटवर्क क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी है, फिर इसकी है और उसके बाद एंड फेज की प्रायोरिटी।
ठीक है। तो जो पहले लिखा जाता है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, जिसके बाद लिखे जाते हैं उनकी प्रायोरिटी कम होती है। सॉरी। ये जो है वो हमने लास्ट टाइम भी ये चीज़ देखी थी, और हमने कहा था ये इसको कंडीशनल ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, और मैंने लास्ट टाइम आपको करके भी दिखाया था कि कैसे कंडीशनल ऑपरेटर से किया जाता है। उसके बाद नॉन पैरेलल केस आ गया। नॉन पैरेलल केस में सिंपली ये कहता है जी बेसिकली प्रायोरिटी है, इस वजह से जो पहले लिखा जाएगा वो इम्प्लीमेंट होगा। नॉन पैरेलल केस स्टेटमेंट सेट अ प्रेफरेंस on the first match items and thus also infer similar priority routing network। ठीक है, सेम उसी तरह ही priority network होगा। अगर मैं दिखाऊं कि नॉन पैरेलल केस कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो इसमें हमने कहा था जी जो पहले लिखा होगा 111, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, या वाई की वैल्यू 1 ही जाएगी 111 पे, कभी भी ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले जो लिखा होता है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें भी यही बोल रहा है कि नॉन पैरेलल केस में आपके पास प्रेफरेंस दी जाती है फर्स्ट मैच को, जो पहले मैच कर जाए वो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, वही वाला इम्प्लीमेंट होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो इसमें अगर दो कोई इकट्ठे एग्जीक्यूट हो जाए, जैसे आइटम 1 आइटम 3 है, दोनों एग्जीक्यूशन हो जाता है, स्टेटमेंट 2 जो है वो खाली एग्जीक्यूट होगी, 3 वाली नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये पहले लिखा है। इस तरह एल्स में भी जिसको हम पहले लिखते हैं, अगर वो दोनों ट्रू हो जाते हैं तो पहला लिखा हुआ जो है वो आपका एग्जीक्यूट होगा, बाकी नहीं होगा, दूसरा वाला नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग नेटवर्क इज इम्प्लीमेंटेड बाय N to 1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, अगर पैरेलल केस आ जाए, इम्प्लीमेंट्स मल्टीप्लेक्सिंग नेटवर्क नॉट प्रायोरिटी नेटवर्क। तो आपके पास प्रायोरिटी नेटवर्क नहीं है, जैसे कि ये आ गया, इसमें किसी चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दी हुई। तो ये बेसिकली एक N to 1 मल्टीप्लेक्सर बनता है। ठीक है, केस स्टेटमेंट अगर 2 से ज़्यादा बिट्स हो जाए तो आपके पास जो मल्टीप्लेक्सर बनेगा वो ज़्यादा बिट वाला बनेगा। ठीक है। तो अगर इधर 3 बिट्स होती है सिलेक्शन लाइन की, तो 8x1 का मल्टीप्लेक्सर लगता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बिट्स है, इस वजह से 2x1 का मल्टीप्लेक्सर। n इज बेसिकली नंबर ऑफ बिट्स, 2 की पावर n होगा। ठीक, तो जितनी आपके पास सेलेक्शन कंडीशंस बनेंगी उतना x1 का मल्टीप्लेक्सर बनेगा। तो ये n x1 यानी कि 4x1 का मल्टीप्लेक्सर बना, क्योंकि कंडीशन 0 0 1 0 एंड 1 1 एंड 1 0 जो है कंडीशंस बनती है हमारे पास। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ हो गई हमारे पास, एक टू बिट की सिलेक्शन लाइन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है जनरल कोडिंग गाइडलाइन फॉर ऑलवेज ब्लॉक। ऑलवेज ब्लॉक में जो मिस्टेक्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, उसको बेसिकली एक उसका एक जेनेरिक जो है वो गाइडलाइन बना दी गई है कि इस चीज़ का आप लोगों ने ऑलवेज ब्लॉक जब भी यूज़ कर रहे हो ख्याल रखना है। और इसमें आपके पास एरर नहीं आता, इसमें आपके पास वार्निंग्स इशू होती है। ठीक है, तो आपका कोड चलेगा लेकिन आउटपुट जो है वो गलत दे रहा होगा। तो देर आर सर्टेन कॉमन एरर्स विच आर मेड इन कम्बिनेशनल सर्किट कोड। ठीक है, वो क्या क्या है? वही 3 तरह के बेसिकली एरर्स हैं जिनको हम आगे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। पहला क्या है? वेरिएबल असाइनमेंट इन मल्टीपल ऑलवेज ब्लॉक। आप एक ही वेरिएबल को डिफरेंट ऑलवेज ब्लॉक में वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, ये एरर है। सेकंड है इनकम्प्लीट सेंसिटिविटी लिस्ट। तो आपने जो ऑलवेज ब्लॉक के साथ सेंसिटिविटी लिस्ट बनाई थी, वो इनकम्प्लीट हो, उसमें कुछ चीज़ मिसिंग हो, तब भी ये वार्निंग जनरेट होती है और आपका आंसर गलत हो सकता है। इनकम्प्लीट ब्रांच एंड इनकम्प्लीट आउटपुट असाइनमेंट। ठीक है, और ब्रांचेस जो है वो इनकम्प्लीट हो, यानी कि जो केस है वो इनकम्प्लीट हो या फुल केस ना हो। ठीक है, तो या फुल इफ एल्स में तमाम कंडीशंस कवर ना हो रही हो, तो उसको इनकम्प्लीट ब्रांचेस बोला जाता है। और इनकम्प्लीट आउटपुट असाइनमेंट मीन्स के हर ब्रांच में आउटपुट को वैल्यू असाइन नहीं की जाती। इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। वी हैव टू बी केयरफुल टू हैव द राइट सिंथेसाइजेबल कोड। ठीक है, तो हमें जो है वो अपनी कोडिंग जो है वो इस तरीके से करनी हो कि हमारे पास सिंथेसाइजेबल कोड जो है बने।
कोई एरर ना आए, कोई वार्निंग्स इस तरह की ना आए कि जिससे हमारा कोड जो है वो गलत हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल असाइनमेंट इन मल्टीपल ऑलवेज ब्लॉक का मतलब क्या है। तो ये आपके पास y एक वेरिएबल है और a और b और क्लियर वेरिएबल है। तो यहाँ पे दो ऑलवेज ब्लॉक यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये समझो एक मॉड्यूल के अंदर है, एक मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल ऑलवेज ब्लॉक लगा सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन ऑलवेज ब्लॉक के अंदर कोई ऑलवेज ब्लॉक नहीं लगा सकते। डिफरेंट ऑलवेज ब्लॉक आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ऑलवेज ब्लॉक के अंदर देखें तो सेंसिटिविटी लिस्ट में तमाम इनपुट्स हैं, यानी कि जो भी इनपुट्स होंगे ABC क्लियर, वो तमाम आ रही हैं। तो ये कहते हैं इफ़ क्लियर y इक्वल टू 1, तो अगर क्लियर करो तो y की वैल्यू 1 हो जाए। और दूसरा ऑलवेज ब्लॉक में y की वैल्यू a एंड b का है, ठीक है। अब ये कह रहा है जी ये दो ऑलवेज ब्लॉक लगे हुए हैं और दोनों ऑलवेज ब्लॉक हमेशा पैरेलल में एग्जीक्यूट होते हैं। जिस तरह असाइन स्टेटमेंट्स हम कहते थे जी पैरेलल में एग्जीक्यूट होती हैं, इस तरह ऑलवेज ब्लॉक जो हैं वो पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहे थे। मीन्स कि ये भी एग्जीक्यूशन हो रही होगी, ये भी एग्जीक्यूशन हो रही होगी। अब y की वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे वैल्यू कोई a एंड b हो रही है, तो दो जगह सेम वेरिएबल को दो ऑलवेज ब्लॉक में हम वैल्यू असाइन नहीं करते कभी भी, ठीक है। कहता है जी ईच ऑलवेज ब्लॉक इज अ सेपरेट सर्किट, तो ये एक सर्किट बनेगा, ये एक सर्किट बनेगा। इट मीन्स टू सर्किट ड्राइव सेम आउटपुट, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि दो सर्किट हो और आउटपुट एक आ रही हो, ठीक है, उनकी डिफरेंट आउटपुट होती है। वैल्यू बेशक एक हो लेकिन आउटपुट तो डिफरेंट होती है ना। कभी भी हम ये तो नहीं कहते कि एक सर्किट की आउटपुट भी ए है और दूसरे की भी ए है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं करते हम, ए को ए बोलते हैं दूसरे को बी बोलेंगे, तो वो डिफरेंट आउटपुट्स हैं। तो ऑलवेज ब्लॉक जब हमारे पास एक सेपरेट सर्किट है, ये सेपरेट सर्किट है, ये सेपरेट सर्किट है, इसकी भी वाई आउटपुट, इसकी भी वाई आउटपुट, दिस इज एन एरर, ठीक है। नो फिजिकल सर्किट कैन बी बिल्ड लाइक दिस, हैंस इट इज नॉट सिंथेसाइजेबल। तो ये सिंथेसाइजेबल नहीं है, यहाँ पे आपके पास एरर या वार्निंग जनरेट होगी। तो इसको लिखेंगे किस तरह है, इसको एक ही ऑलवेज ब्लॉक में लिखना पड़ेगा। तो ये एक ऑलवेज ब्लॉक लगाया जिसमें कहा जिसने क्लियर, अगर क्लियर की वैल्यू 1 हो तो y को क्या कर दे, 0 कर दे। एल्स y की वैल्यू क्या रहे, a एंड b, यानी कि क्लियर 0 होगा तो a एंड b जो है इसका रिजल्ट जो है वो y में चला जाएगा। तो एक ही ऑलवेज ब्लॉक में आपने आउटपुट रखनी। तो ये मतलब है वेरिएबल असाइनमेंट इन मल्टीपल ऑलवेज ब्लॉक। इस वेरिएबल को मल्टीपल ऑलवेज ब्लॉक में वैल्यू असाइन नहीं करनी, ये एरर है। उसके बाद इनकम्प्लीट सेंसिटिविटी लिस्ट, दूसरा जो हमारा पॉइंट था। इनकम्प्लीट सेंसिटिविटी लिस्ट का मतलब ये है कि इस सेंसिटिविटी लिस्ट में क्या होना चाहिए वो तमाम चीज़ें नहीं होंगी, तब बेसिकली इनकम्प्लीट है। जैसे कि यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक a है और दूसरा b है। अच्छा, सेंसिटिविटी लिस्ट का मतलब क्या होता है कि इन एलिमेंट्स के चेंज होने पे सॉल्वेज ब्लॉक के अंदर आएगा, ठीक है। अगर a चेंज हो जाता है तो y की वैल्यू डायरेक्ट चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर b चेंज हो जाता है तो ये सेंसिटिविटी लिस्ट में है ही नहीं, तो ये आउटपुट चेंज नहीं करेगा क्योंकि ऑलवेज ब्लॉक ट्रिगर नहीं होगा हमारे पास। हमने कहा था जी सेंसिटिविटी लिस्ट पे ये ट्रिगर होता है, इसकी चेंजिंग पे ट्रिगर होता है ये ऑलवेज ब्लॉक। तो b जब सेंसिटिविटी लिस्ट में है ही नहीं तो ये आउटपुट चेंज ही नहीं करेगा, तो हमारे पास ये बेसिकली एरर, एरर तो नहीं आएगा, इसको बेसिकली वार्निंग जनरेट होती है। तो आपका कोड चल जाएगा लेकिन आउटपुट सही नहीं आ रही होगी, आप बी को चेंज करते रहो जितना मर्जी, वो आउटपुट चेंज नहीं करेगा आपका। तो इसके लिए बेसिकली आपने सेंसिटिविटी लिस्ट को ध्यान से करना है। जो भी आपकी ये राइट हैंड साइड पे चीज़ें होंगी ये तमाम इंक्लूड करनी है आपने, ठीक है। इनपुट यानी कि तमाम इंक्लूड करनी है आपने। बोथ एंड बी आर इन द सेंसिटिविटी लिस्ट, तो ये करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। तो अगर ये नहीं करेंगे, जनरली वार्निंग इज इशू टू वार्न अगेंस्ट लैच, ठीक है। तो अगर वार्निंग इशू होगी लेकिन एरर नहीं होगा, आपका कोड चलेगा लेकिन आउटपुट सही नहीं आ रही होगी, तो आपने सेंसिटिविटी लिस्ट में तमाम एलिमेंट्स डालने हैं जो कि जिनके चेंज होने से आपके सर्किट की आउटपुट चेंज हो रही हो। तो ये कहते हैं जी वेरीलॉग 2001 स्पेशल नोटेशन एट स्टैटिक इज इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्लिसिटली
include all the relevant input signals and thus eliminates this problem. तो जो वेरीलॉग 2001 में ये नोटेशन आई जिसका नाम एट स्टैरिक रख दिया, इसमें क्या होता है, इसमें तमाम जो इनपुट्स हैं वो फोर्सफुली इम्प्लिसिटली जो है वो सेंसिटिव लिस्ट में इंक्लूड हो जाती हैं, जितने भी आपके इनपुट सिग्नल होते हैं. इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू यूज़ दिस नोटेशन फॉर कम्बिनेशनल सर्किट डिस्क्रिप्शन. तो कम्बिनेशनल सर्किट्स के लिए ये चीज़ जो है वो कर सकते हैं. लेकिन अगर सिक्वेंशियल सर्किट्स आ गए या मिक्सचर ऑफ कम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट्स आ गए, उस केस में ये नहीं करना आपने. उस केस में हम देखेंगे कि बेसिकली इसको कैसे लिखते, ये स्टैरिक नहीं करना आपने. ठीक है, तो उस केस में हम देखेंगे कैसे करेंगे इसको. लेकिन कम्बिनेशनल सर्किट्स, अगर सिर्फ कम्बिनेशनल सर्किट्स होंगे तो एट स्टैरिक लगा दें तो वो तमाम चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी. उसके बाद आता है इनकम्प्लीट ब्रांच एंड इनकम्प्लीट आउटपुट असाइनमेंट्स. इसका जो है वो थोड़ा सा उससे पहले समझना पड़ेगा. आउटपुट ऑफ द कम्बिनेशनल सर्किट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट. किसी भी कम्बिनेशनल सर्किट की आउटपुट जो है वो फंक्शन ऑफ इनपुट होती है. ठीक है, जैसे कि ये करें तो ये फंक्शन ऑफ इनपुट्स है, ए और बी एंड होके एक फंक्शन बनाया है जो कि वाई आउटपुट पे जा रहा है. नो इंटरनल स्टेट्स और मेमोरीज इंटेंडेड. तो हमें कोई मेमोरी तो नहीं चाहिए, हम तो खाली इनपुट की वैल्यू पे हर टाइम पे हम चेक कर रहे हैं कि आउटपुट क्या जनरेट हो रही है. कहीं स्टोर नहीं करना पड़ रहा हमें, या नहीं करना होता. ठीक है, कोई लैचे कोई फ्लिप फ्लॉप नहीं बनते. A Verilog standard specify that the variable will keep its value if it is not assigning a value. तो कहते हैं जी अगर हम वेरिएबल यूज़ करते हैं या रेज यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसने रेज यूज़ किया, तो कहता है जी जब भी इसकी वैल्यू सेव रखता है ये कुछ देर के लिए. ठीक है, अगर इसकी वैल्यू अपडेट नहीं होती तो पुरानी वैल्यू जो है वो ले रहा होता है. तो ये इसको बोलते हैं दिस इन्फर्स अ लैच ड्यूरिंग सिंथेसाइज. तो हम जब कोड इसका सॉरी हार्डवेयर बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपके पास लैच इन्फर होता है, लैच बनता है इसका. तो हम नहीं चाहते कि अपने हमारे सर्किट में लैचेस बने. तो फॉलोइंग रूल्स आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड फॉर कम्बिनेशन सर्किट. तो ये जो दो रूल्स नीचे अभी आएंगे ये वाले, ये वो कह रहा है कि फॉलो करना होता है जब भी आप कम्बिनेशनल सर्किट बना रहे होते हैं. पहला रूल क्या है कि इंक्लूड ऑल द ब्रांचेस ऑफ एन इफ और केस स्टेटमेंट. तो ये फुल केस वाली बात होगी कि आपने फुल केस लाजमी रखना है. तमाम ब्रांचेस इफ एल्स की या केस की आपने ज़रूर रखनी है. दूसरा क्या हो गया, असाइन अ वैल्यू टू एवरी आउटपुट सिग्नल इन एवरी ब्रांच. जितनी भी आउटपुट होंगी उनको वैल्यू असाइन करना है हर ब्रांच में, बेशक उसकी वैल्यू वहाँ पे है या नहीं है. तो प्रीवियस वैल्यू या डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करते हैं. तो जितनी भी आउटपुट्स होंगी उन सब की वैल्यू हर ब्रांच में आपने देनी है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल में उसने ये एक इफ एल्स लिखा हुआ है ऑलवेज ब्लॉक के अंदर. इफ एल्स हमेशा ऑलवेज ब्लॉक के अंदर लगेगा. तो ऑलवेज ब्लॉक में उसने एट स्टैरिक मीन्स तमाम इनपुट, कम्बिनेशन सर्किट है, कोई सिक्वेंशियल एलिमेंट्स नहीं है, तो ये ठीक है लग गया. अच्छा, उसके बाद इसने इफ लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी, तो जी टी को वैल्यू कर देगा 1. और एल्स इफ ए इक्वल इक्वल बी हो जाएगा तो ई क्यू को वैल्यू असाइन करेगा 1. यहाँ पे वो दोनों वायलेशन हुई हैं. पहली वायलेशन क्या है, इंक्लूड ऑल द ब्रांचेस ऑफ एन इफ और केस स्टेटमेंट. तो यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी इंक्लूड है, ए इज इक्वल टू बी इंक्लूड है, लेकिन ए इज लेस देन की कोई कंडीशन नहीं है. अगर ए इज लेस देन बी होगा तो क्या होगा कुछ पता नहीं है सर्किट में. ठीक है, तो पहली वायलेशन ये होगी. दूसरी वायलेशन ये बता रहा है कि असाइन अ वैल्यू टू एवरी आउटपुट सिग्नल एवरी ब्रांच. अब आउटपुट इसमें क्या है, जी टी एंड ई क्यू. तो पहली ब्रांच, ये एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है. इस ब्रांच में ई क्यू की कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है, तो ई क्यू की क्या वैल्यू होगी है नहीं पता. दूसरी ब्रांच में जी टी की कोई वैल्यू नहीं है. तो जी टी अगर ये वाले ट्रू हो गया तो जी टी की क्या वैल्यू होगी वो नहीं बताया हुआ. तो ये लैच बनता है जो कि नहीं होना चाहिए आपके पास.
ठीक है, तो बोथ रूल वायलेटेड। अब इसको सही किस तरह करना है? सही करने के लिए आपको इफ एल्स की तमाम कंडीशन लगानी है, जैसे कि ए इज ग्रेटर देन बी हो गया, ए इज इक्वल टू बी हो गया, और एल्स लगाएंगे तो ए इज लेस देन बी भी इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो जाहिर है लेस होगा, ये इंक्लूड। दूसरी चीज जो है वो तमाम आउटपुट्स हर ब्रांच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो जीटी और ईक्यू दोनों इंक्लूड कर दिए इसमें। ठीक है, तो ईक्यू की क्या वैल्यू आ गई? 0 डिफॉल्ट वैल्यू। जीटी की 0 और ईक्यू की 1 होगी यहाँ पे। और यहाँ पे दोनों 0 वैल्यू आ गई कि लेस देन ए लेस देन बी होगा तो दोनों 0 हो जाएंगे। ये वैल्यू आपकी वैल्यू आपकी डिजाइनिंग पे डिपेंड कर रही है कि क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो मेन चीज़ है वो ये है कि तमाम इनपुट्स, अगर यहाँ पे 10 इनपुट्स होती तो 10 की 10 मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ती, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो तमाम इनपुट्स आपने हर ब्रांच में लिखनी है। यानी कि वो उसका कहने का मकसद ये है कि ऑलवेज ब्लॉक जब भी चले वो हर आउटपुट को अपडेट करे। ठीक है, तो ये जब चलेगा तो ए इज ग्रेटर बी पे जीटी और ईक्यू को अपडेट करेगा। अगर इक्वल होगा तब भी जीटी और इक्वल को करेगा, और जीटी और इक्यू को करेगा, और लेस देन होगा तब भी जीटी और इक्यू को करेगा। तो जितनी भी आपकी इनपुट्स होंगी वो सॉरी आउटपुट्स होंगी वो तमाम आउटपुट अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, ये है इसका कहने का मतलब। अच्छा, अब इसको कोड देखें तो कोड हमारा बहुत बड़ा हो गया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक ये वाली जो है वो काम हम करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ऑलवेज ब्लॉक के शुरू होते ही जितनी भी आउटपुट्स होती हैं उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो आते ही जीटी की वैल्यू और ईक्यू की वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको असाइन हो जाएगी। उसके बाद जिस ब्रांच में वो जाएगा उस ब्रांच के लिहाज से उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैं कहता हूँ जी जीटी की वैल्यू 0 है, ईक्यू की 1 है, और ए इज लेस देन अगर ट्रू हो गया तो जीटी की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। तो एट द एंड ऑफ दिस ऑलवेज ब्लॉक हमें जीटी की वैल्यू 1 मिलेगी, ईक्यू की वैल्यू 0 मिलेगी। और अगर ये वाला ट्रू हो गया तो जीटी की वैल्यू 0 मिलेगी और ईक्यू की वैल्यू 1 मिलेगी। तो ये जो पिछली वाली हमारी ये वाली कंडीशन है, ये वाली सॉरी ये दो कंडीशंस ये ट्रू होगी। और अगर ये दोनों नहीं होती, ये ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी, तो ये ए इज लेस देन बी पे हमारी जी टी और ई की यही वाली वैल्यू होनी चाहिए थी, 0 0। तो ये वाली रहेगी हमारे पास। ठीक है, ये जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ ये। ठीक है, तो ये जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस ऑलवेज ब्लॉक को इससे। ठीक है, तो आप जो है ये दोनों कंडीशन लिख सकते हैं। हम प्रेफर करते हैं ये लिखें, इसमें हमारे पास कोड छोटा हो जाता है। ठीक है, करना क्या है, असाइन अ डिफॉल्ट वैल्यू टू ईच वेरिएबल इन द बिगिनिंग ऑफ ऑलवेज ब्लॉक। ऑलवेज ब्लॉक के शुरू होते ही आपने उनकी डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देनी है। ठीक है, तो अगर इधर 10 आउटपुट आ रहे हैं तो 10 की 10 को डिफॉल्ट वैल्यू देनी है। और फिर जिसका कंडीशन पे आपने रखी हुई है कि जीटी की वैल्यू 1 होगी, ए इज ग्रेटर देन बी पे, तो उसकी चेंज करनी है, बाकियों की ये डिफॉल्ट वाली वैल्यू ही जाएगी हमारे पास। या दो की, मैं कहता हूँ 10 आउटपुट है, दो की चेंज हो जाती है ए इज ग्रेटर देन बी पे, तो उन दोनों को यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ऑलवेज ब्लॉक टू कवर द अनस्पेसिफाइड ब्रांच एंड अनअसाइंड वेरिएबल। ठीक है, तो अनअसाइंड वेरिएबल्स को भी वैल्यू आ गया, और अन स्पेसिफाइड ब्रांच भी जो है वो जो एल्स वाली है वो इसमें कवर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद केस स्टेटमेंट में ये इनकम्प्लीट है, हमारे पास 0 1 वाली नहीं है, तो केस में तो डिफ़ॉल्ट लगा देंगे तो आपके पास वो जो है वो तमाम वैल्यूज़ इंक्लूड हो जाएंगी। तो इसने ये डिफ़ॉल्ट लगा दिया तो वैल्यू कवर होगी। उसके बाद कहता है जी शुरू में इसकी वैल्यू जो है वो 1 दे के भी आप कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू y की है वो 1 रहेगी। उसके बाद केस में आके ये इन तीनों को देखेगा, अगर नहीं है तो जो y की वैल्यू है वो 1 असाइन कर देगा। ठीक है, या आप डिफ़ॉल्ट लगा के अननोन वैल्यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ये अननोन वैल्यू हम नहीं रखते क्योंकि
हम हार्डवेयर जब बना रहे होते हैं उसमें अननोन कोई वैल्यू नहीं होती, इसमें 0 या 1 होगी हमारे पास। तो ये उसको वैल्यू असाइन करके ऑटोमेटिकली 0 या 1 दोनों में से कोई रेंडमली वैल्यू असाइन करेगा। तो ये वो गाइडलाइन है, उसने एक पेज पे लिख दी है। ये गाइडलाइन जो है आप लोग को याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ताकि आपको गलती ना करो। ठीक है, ये बारी बारी मैं बता देता हूँ, वही जो अभी पढ़ के आए हम। असाइन अ वेरिएबल ओनली एंड सिंगल ऑलवेज ब्लॉक, तो हमने सिंगल ऑलवेज ब्लॉक में हमेशा वैल्यू वेरिएबल की असाइन करनी है। मल्टीपल ऑलवेज ब्लॉक में एक ही वेरिएबल की वैल्यू असाइन नहीं करनी। यूज ब्लॉकिंग स्टेटमेंट फॉर कम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है, ये होती है ब्लॉकिंग स्टेटमेंट। तो कम्बिनेशनल सर्किट जब भी बना रहे होंगे, ऑलवेज ब्लॉक के अंदर हमें जो है ये वाली स्टेट असाइन नहीं लिखना। ठीक है, असाइन वाला ब्लॉक के बाहर होता है। ब्लॉक के अंदर अगर लिख रहे हैं तो ये इसको हम बोलते हैं ब्लॉकिंग असाइनमेंट। और ये मैंने बताया था ब्लॉक करके रखता है जब तक ये एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो ऑलवेज ब्लॉक में वो कह रहा है यूज ऑलवेज ब्लॉकिंग स्टेटमेंट फॉर कम्बिनेशनल सर्किट। कम्बिनेशनल सर्किट अगर हम बनाएंगे ऑलवेज ब्लॉक के अंदर, तो हमेशा ब्लॉकिंग स्टेटमेंट लगेगी, और सिक्वेंशियल के लिए नॉन ब्लॉकिंग लगती है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि सिक्वेंशियल किस तरह बनते हैं। अच्छा, उसके बाद यूज एट स्टैटिक टू इंक्लूड ऑल द इनपुट ऑटोमेटिकली इन द सेंसिटिविटी लिस्ट। ठीक है, तो ये भी यूज कर सकते हैं। मेक श्योर दैट ऑल ब्रांचेस ऑफ द इफ एंड केस स्टेटमेंट्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, तो तमाम ब्रांचेस जो है इफ और केस स्टेटमेंट की इंक्लूड होनी चाहिए। मेक श्योर दैट द आउटपुट आर असाइंड इन ऑल ब्रांच। ठीक है, तो वो तमाम आउटपुट जो है हर ब्रांच में उनकी वैल्यू असाइन होनी चाहिए। वन वे, ये अब इन दो पॉइंट्स को बेसिकली कवर करने के लिए कह रहा है। वन वे टू सेटिस्फाई द टू प्रीवियस गाइडलाइन is to assign default value for the output in the beginning of always block। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे किया था, ये beginning of always block आप यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दें, तो वो चीज़ जो है वो कवर हो जाती है, ये दोनों पॉइंट्स। डिस्क्राइब द डिज़ायर फुल केस एंड पैरेलल केस इन कोड रेदर देन यूजिंग हार्डवेयर डायरेक्टिव्स एंड एट्रीब्यूट। ठीक है, तो आप खुद से करें बजाय इसके कि सॉफ्टवेयर में डायरेक्टिव्स और एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो आप खुद से उसको फुल केस बनाएं और उसको पैरेलल केस बनाएं। बीवेयर ऑफ द टाइप ऑफ राउटिंग नेटवर्क इन्फायर बाय डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इफ एल्स जो आपने लगाया था इसको आपको पता होना चाहिए कि इसका हार्डवेयर क्या बन रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने मल्टीप्लेक्सर देखे कि मल्टीप्लेक्सर बनते हैं। थिंक लाइक हार्डवेयर नॉट सी कोडिंग, तो आपने हार्डवेयर के तौर पे सोचना है, सी कोडिंग के तौर पे नहीं सोचना, क्योंकि अब जो हमारी कोडिंग से बनेगा वो हार्डवेयर बनेगा। हमने कोडिंग नहीं देखनी है, सी कोडिंग नहीं देखनी। ठीक है, तो ये गाइडलाइन जो है आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है पैरामीटर एंड कांस्टेंट हमारे पास। तो ये किस लिए यूज़ होते हैं? ये यूज़ होते हैं जब हमारे कोड को अगर हमने चेंज करना है, बढ़ाना है बिट्स, नंबर ऑफ बिट, तो हम लोग बेसिकली पैरामीटराइज्ड कर देते हैं कोड को। उससे हमारी आसानी ये होती है कि हमें पूरा कोड चेंज नहीं करना पड़ता, सिर्फ उस पैरामीटर की वैल्यू को चेंज कर देंगे, हमारी बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसकी देखेंगे तब आपको मज़ीद क्लियर होगा। तो प्रॉब्लम बता रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। कंसिडर दैट वी मेक एन एडर ऑफ 4 बिट्स बट लेटर ऑन वी हैव टू कन्वर्ट इनटू 8 बिट्स। ठीक है, 4 बिट का हमने एक एडर बनाया, लेकिन बाद में हमें ज़रूरत पड़ गई 8 बिट की। नाउ एवरीवेयर इन द कोड वी हैव टू मेक चेंजेस टू मेक 4 to 8 बिट। तो हमारे पूरे कोड में चेंज करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ हमारे पास 4 बिट यूज़ हो रही है उसकी जगह हमने 8 बिट्स करना होगा। तो ये कहता है डू वेरीलॉग प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू डू दिस थिंग इजीली। तो उसका आंसर है यस। हम कांस्टेंट एंड पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए आसानी से उसको 4 से 8 बिट में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं पड़ेगी, एक आध जगह पे चेंज करनी पड़ेगी ऑटोमेटिकली, वो बाकी जगह पे चेंज हो जाएगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये एक उसने 4 बिट का एडर बनाया हुआ है। ठीक है, इसका नाम रखा हुआ है एडर कैरी हार्ड एलाइटिंग। ठीक है, तो हार्ड लाइट मीन्स के हार्ड बाउंड किया हुआ है इसके बिट्स को।
तो इनपुट कितनी बिट का है, 4 बिट का ए एंड बी। आउटपुट कितने बिट का है, सम 4 बिट का और एक कैरी आउट है। ठीक है, तो दो 4 बिट के नंबर को ऐड करेंगे तो 4 बिट का सम और एक कैरी आउट बनेगा हमारे पास। अब इसमें इसने एक इंटरनल सिग्नल दिया हुआ है सम एक्स नाम से, सम एक्सटेंडर, ये 5 बिट का है। तो ये क्या कर रहा है, ए और बी दोनों को ऐड कर रहा है, इसके साथ एक जीरो लगा के। आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये काम करे। तो ए और बी दोनों को उसने क्या किया हुआ है, 4 बिट थे, 5 बिट बनाया हुआ है। 5 बिट ऐड होंगे तो 5 बिट में आंसर आएगा, क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इन दोनों की जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो। तो यहाँ पे 5 बिट का एक एक्सटेंड है इसमें लिया हुआ। ठीक है, इसकी पहली जो 4 बिट्स हैं वो सम में चली गई, और जो लास्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जो कैरी होगी वो सी आउट में चली गई। तो ये 4 बिट का एक एडर उसने बनाया। अब इसमें यहाँ पे हार्ड लिटरल्स है। ठीक है, इसका नाम इसीलिए एडर कैरी हार्ड लिट रखा है। लिट मीन्स लिटरल्स, सच एज 3 4 आर यूज्ड फॉर द रेंज। तो ये 4 और 3 यूज हुए हैं। अब इसको हम पैरामीटराइज्ड करेंगे। कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें तो पैरामीटराइज अभी नहीं हो सकती। तो लोकल पैरामीटर एक बनाएंगे, n इक्वल टू 4 और n1 इक्वल टू n-1, यानी कि 4 - 1 3। तो ये इसकी वैल्यू 4 है, इसकी 3 है। तो जहाँ पे हमने 4 लिखना है वहाँ पे n लिखेंगे। ये पिछले कोड में अगर हम देखें तो ये 4 है, इसकी जगह n लिखा, और जहाँ पे 3 है उसकी जगह n1 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि n1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये 4 आ गया और ये 3 आ गया और ये 4 आ गया। ठीक है, तो पिछले कोड में देखें तो ये 4 यहाँ पे था, 3 यहाँ पे था, 4 यहाँ पे था। तो ये अब पैरामीटराइज्ड हो गया। अगर इसको मैंने 4 बिट का 5 बिट का बनाना है तो मुझे 5 यहाँ पे करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये बाकी जगह को सही कर देगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इनपुट तो चेंज नहीं हो रही, इनपुट तो उसी तरह 3030 आउटपुट है। तो इनको चेंज करने के लिए हमें ये था कांस्टेंट, ये इसको कांस्टेंट डिक्लेरेशन ही। तो हमें पैरामीटर डिक्लेरेशन भी करनी पड़ेगी। पैरामीटराइज्ड करने के लिए वी कैन डू इवन पैरामीटराइज द होल मॉड्यूल। सॉरी, यहाँ पे लोकल पैरामीटर एक बना हुआ था मॉड्यूल के अंदर। अब हम पूरे मॉड्यूल को पैरामीटराइज कर सकते हैं, इनके इनपुट आउटपुट को भी पैरामीटराइज कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, हमने हैश लगाना है, ब्रैकेट लगानी है, और पैरामीटर जो जो डिक्लेयर करने हैं आपने वो लिखना है और उसकी वैल्यू देनी है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे इसने ये एडर कैरी पैरा लिख दिया और हैश पैरामीटर n इक्वल टू 4। अब यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू 4 रख दी। अब हम इनपुट को भी पैरामीटराइज कर सकते हैं। तो n-1 n-1, क्योंकि 0 से लेके 3 तक जाना है। ठीक है, 4 - 1 3, तो 0 से लेके 3, ये 4 बिट के। अब इस पैरामीटर की वैल्यू अगर मैं चेंज करता हूँ, 10 करता हूँ, तो इनपुट मेरी 10 बिट्स की हो जाएगी हमारे पास। तो अब हम पैरामीटराइज इनपुट को भी कर रहे हैं। तो वही कोड ये हमने पहले लिखा हुआ था। अब इसने क्या किया, ये पैरामीटर को यूज करते हुए लोकल पैरामीटर की भी वैल्यू दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 4 रखा हुआ है, तो n-1 n-1, और यहाँ पे n1 की वैल्यू है n-1 कर दी। इससे नीचे हम ये n लिखा हुआ है, 4 जहाँ पे लिखना था हमें, यहाँ पे 3 लिखना था तो n1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 4 लिखना था, n लिखा हुआ है। अब ये पूरा कोड पैरामीटराइज हो गया। यहाँ पे मैं जितने बिट की इनपुट रखूंगा वो उतने बिट का बेसिकली फुल एडर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक लिवरेज तो ये होगी कि हम यहाँ पे कोड को चेंज कर सकते हैं, तो हमारा वो उतने बिट का हो जाएगा। दूसरा लिवरेज, जब हम लोग इसका इंस्टेंशिएशन करेंगे, इंस्टेंशिएशन का मतलब क्या है कि उसकी कॉपी बनाएंगे। ठीक है, जिस तरह फंक्शन को आप यूज़ करते हैं, फंक्शन एक बन जाता है, ये फंक्शन लेट्स सपोज बन गया, अब इसको यूज़ करना है। तो यूज़ करते हुए भी हम पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंशिएटिंग पैरामीटराइज मॉड्यूल, सॉरी। तो इसको इंस्टेंशिएट करते हुए पैरामीटराइज करना है, तो किस तरह करेंगे हम लोग। अभी एक और मॉड्यूल बनाया उसने एडर इंस्टा के नाम से।
इसमें 4 बिट की वैल्यू भी रखी है इनपुट की और 8 बिट की भी रखी है। ठीक है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, ये जो पिछला मॉड्यूल है इसी को यूज़ करते हैं 4 बिट का भी बनाना चाह रहे हैं, 8 बिट का भी बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 4 बिट के लिए 4 बिट की वैल्यू इनपुट की चाहिए और आउटपुट सम 4 बिट और एक कैरी चाहिए। और 8 बिट के लिए 8 बिट की आउटपुट्स 8 बिट का सम और एक 1 बिट का कैरी। तो सबसे पहले ये 8 बिट का बनाएगा। तो 8 बिट के लिए क्या किया इसने, एडर कैरी पैरामीटर, ये वही पैरामीटर है, ये वाला एडर कैरी पैराम, इसी की कॉपी बनाने जा रहा है। तो इसने क्या किया, ये हैश लगा के n की वैल्यू 4 से इसने क्या कर दी, 8 कर दी। तो अब 4 से 8 मीन्स कि ये वाली वैल्यू अब 8 हो गई है। 8 मीन्स 8 बिट की इनपुट, 8 बिट की आउटपुट और कैरी, और यहाँ पे भी एडिशन जो है वो 8 बिट में आएगा। ठीक है, तो ये भी 8 बिट, ये 9 बिट का हो जाएगा। ठीक है, 0 से लेके 9, 0 से लेके 8, टोटल 9 बिट, और ये जो है हमारे पास 8 बिट की आउटपुट और 1 बिट का सी आउट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर उसकी वैल्यू चेंज करनी है n की वैल्यू, तो हमें ये हैश डॉट n, यानी कि n की वैल्यू अब 8 कर देगा उसी में। ठीक है, तो ए 8, अब 8 बिट की आउट इनपुट देनी है दोनों, तो 8 बिट की इनपुट है और ये आउटपुट आ गई 8 बिट की, और ये सी आउट जो है वो 1 बिट का है, C8 नाम रखती है उसमें। ठीक है, तो ये 8 बिट का बन गया, और 4 बिट का बनाना है तो हमें ये पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 4 बिट का पैरामीटर है हमारे पास। हम क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे और उसके कॉपी का नाम यूनिट 2 नाम रखा। यहाँ पे क्या किया, उसका नाम लिखा, मॉड्यूल का जो नाम था जिसको कॉल कर रहे हैं, पैरामीटर दिया और उसके यूनिट का नाम दिया, यानी कि उसकी कॉपी का नाम दिया, यूनिट 1। इधर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। 8 बिट एडर कर देते तो वो भी सही था। ठीक है, इधर 4 बिट एडर लिख देते तो वो भी सही था। तो अगर आपने डिफ़ॉल्ट वाला पैरामीटर यूज़ करना है तो वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वाला क्या था, 4। और अगर चेंज करना है तो आप पैरामीटर की वैल्यू दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एडर 4 बिट का बन गया, ये 8 बिट का बन गया। अच्छा, फ़ायदा क्या हुआ, पैरामीटर प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू क्रिएट स्केलेबल कोड। स्केलेबल का मतलब क्या है कि आप उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 8 बिट का कर दिया, 2 बिट का भी कर सकते थे, n की वैल्यू 2 रखते थे, इनपुट 2 बिट का होता और आउटपुट 2 बिट का होता और कैरी आउट होता हमारे पास। 2 बिट का भी कर सकते थे। ठीक है, और 4 बिट का भी कर सकते हैं, 8 का भी, 16 का, अब जितनी मर्जी आप इसकी लेंथ बढ़ा दें, आपने खाली ये n की वैल्यू चेंज करनी है और जो इनपुट्स हैं वो उतने बिट के दे दें। तो आपके पास ये स्केलेबल कोड हो गया, इन विच द विड्थ ऑफ द सर्किट कैन बी एडजस्ट टू मीट अ स्पेसिफिक नीड। ठीक है, तो अब सर्किट की विड्थ हम चेंज कर सकते हैं। दिस मेक कोड मोर पोर्टेबल एंड इनकरेज डिज़ाइन रीयूज। तो हम वही डिज़ाइन रीयूज कर रहे हैं और हमारा पोर्टेबल कोड हो गया। ठीक है, अगर ये पैरामीटर ना करते और 8 और 4 बिट का बनाना पड़ते तो ये जो मॉड्यूल है ये 4 बिट का अलहदा मुझे बनाना पड़ता, 8 बिट का अलहदा मॉड्यूल बनाना पड़ता। 4 बिट वाला कॉल करता 4 बिट के लिए, 8 बिट वाला कॉल करता 8 बिट के लिए। तो स्केलेबिलिटी से फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे एक ही कोड लिखना पड़ रहा है, मुझे कोड चेंज नहीं करना है। एक दफ़ा ये कोड लिखा, फिर मैं उसके पैरामीटर खाली चेंज करूँगा, तो वो स्केलेबल हो गया, हमारे पास छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये स्लाइड सेट ख़त्म हो गया। किसी को कोई इशू इससे तो पूछ ले अभी। नो सर। नो सर। ओके, आसान चीज़ थी। अच्छा, इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने क्या नाम है, नाम ही भूल गया मुझे। हम लोग करेंगे जी पाइपलाइनिंग। ठीक है, पाइपलाइनिंग से पहले वो एक असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दिया आप लोग की, उस असाइनमेंट को मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूँ कि वो असाइनमेंट क्या है। ठीक, ये हमारे पास असाइनमेंट है। ये तो किसी क्लास की आपकी, तो एक नहीं, वो वैल्यूज़ चेंज है तो आपकी क्लास की और दूसरी क्लास।
है, दोनों सेक्शंस की वैल्यू चेंज है, कॉपी पेस्ट ना करना क्योंकि वैल्यूज चेंज है उससे रिजल्ट्स बिल्कुल चेंज आएंगे। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है। तो ये असाइनमेंट में बेसिकली बटरफ्लाई आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। बटरफ्लाई क्या होती है इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन ये बेसिकली एक आपके पास होता है FFT लेने का तरीका। ठीक है, आप DSP पढ़ रहे हो, उसमें आगे आप देखोगे कि FFT हम सिग्नल का लेके फोरियर ट्रांसफॉर्म, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म बोलते हैं इसको, ये लेते हैं आप सिग्नल्स का। ठीक है। अब ये क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये देखना है कि बेसिकली इम्प्लीमेंट किस तरह हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है X1 है, X2 है, X3 है, X4 है, चार हमारे पास इनपुट्स हैं। और ये बता रहा है कि चार इनपुट जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास जो है वो रियल पार्ट होता है उनमें, और उनमें इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, X प्लस वाई जे हम बोलते हैं जिसे। ठीक है, हम बोलते हैं जी X प्लस वाई जे। ठीक है, जे वाला कम्प्लेक्स पार्ट होता है और ये रियल पार्ट होता है। ठीक है, ये इमेजिनरी होता है, ये रियल होता है। अच्छा, आपने क्या करना है, ये बेसिकली है नंबर ही। ठीक है, इमेजिनरी और वो चीज़ें भूल जाएंगे आप, समझे एक ये नंबर है और एक ही नंबर है, तो टोटल मिला के मेरे पास एक नंबर बनता है। ठीक है, और दोनों नंबर का इसने क्यू बता दिया है। ठीक है, क्यू क्यू क्या है, साइन नंबर है, चार इसके इंटीजर डिजिट है, 4 बिट का इंटीजर है और 5 बिट का इसका फ्रैक्शन पार्ट है। तो इसका भी 4 बिट का इंटीजर एंड फ्रैक्शन, इसका भी 4 बिट का इंटीजर एंड फ्रैक्शन पार्ट है हमारे पास। ठीक है, तो ये रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट का 4 4 बिट, 4 5 4 5 टोटल 9 बिट का ये है और 9 बिट का ये है हमारे पास। टोटल ये कितना, 18 बिट का एक X1 बना। इस तरह X2 भी 18 बिट का, X3 भी 18 बिट का, X3 भी 18 बिट का और X4 भी 18 बिट का है हमारे पास। तो ये सारे जो हैं वो 18 बिट के हमारे पास। उसके बाद ये ट्यूडल फैक्टर बुलाता है, W1 W2 W3। ठीक है, ये क्या होता है ये इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन होता क्या है, ये इनपुट के साथ मल्टीप्लाई होते हैं हमेशा ट्यूडल फैक्टर। ठीक है, तो जो भी हमारे पास इनपुट है ये 9 बिट की, ये मल्टीप्लाई होगी X2 के साथ, X1 के साथ कोई ट्यूडल फैक्टर नहीं है आपके पास। ठीक है, तो इसको जो है वो एज इट इज़ आगे चला जाएगा, पर इसके साथ ये मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। और इसकी भी मैंने बिट्स बता दी हैं कि W1 W2 W3 एंड W4, W4 नहीं है इसमें। ठीक है, W1 है, 2 है और 3 है। इसका जो बिट्स हैं वो 2 4 है हमारे पास। ठीक है, 2 4 मतलब कि 2 इंटीजर पार्ट एंड 4 फ्रैक्शन पार्ट है इसके। ठीक है, और इस ये भी रियल और इमेजिनरी में दोनों में। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन ये इसका भी रियल X और प्लस वाई जे होगा। ठीक है, अब दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हों तो रियल पार्ट रियल के साथ होगा, फिर रियल पार्ट इमेजिनरी के साथ होगा, फिर इमेजिनरी इस रियल के साथ होगा, फिर ये इसके साथ होगा। तो जब रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो जो रिजल्ट निकलेगा वो दो रियल पार्ट और दो इमेजिनरी पार्ट होंगे, बल्कि तीन रियल पार्ट होंगे। इसको इसके साथ किया तो रियल आया, इसको इसके साथ किया तो इमेजिनरी आया, इसको इसके साथ किया इमेजिनरी आया, और इसको इसके साथ किया तो रियल आएगा। ठीक है, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई हो तो रियल आता है सर क्योंकि दो जे, रियल दो इमेजिनरी आ जाएंगे? हाँ जी। उनको फिर ऐड करके वापस हमारे पास एक रियल बचेगा और एक इमेजिनरी आएगा। ठीक है, उनको आपस में ऐड करना है ना, रियल रियल के साथ ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज एक्स एक्स है, प्लस एक्स वाई हो जाएगा, और ये इमेजिनरी रहेगा, प्लस वाई एक्स होगा, ये भी इमेजिनरी होगा, प्लस वाई वाई, और ये रियल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जे जे के साथ का मिलके ये रियल बनेगा, तो ये इसको इसके साथ ऐड करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करना है, तो वापस हमारे पास एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट बच जाएगा। ठीक है, अब आपने इसमें जो ध्यान रखना है वो ये रखना है
कि मल्टीप्लिकेशन करते हुए तो नंबर की इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो के वो जो रूल मैंने बताए थे कि मल्टीप्ल दो नंबर अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके बाद बिट्स कितनी बढ़ती हैं, यहाँ पे आपने वो खुद निकालना है कि ये इतने बिट का है, ये इतने बिट का है। जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितने बिट का आना चाहिए, तो यहाँ पे वो वैल्यू आप जो रजिस्टर है इन बिटवीन उसकी कितनी बिट होनी चाहिए, ठीक है, वो रखना है आपको। उसके बाद x1 लेट्स सपोज इसके साथ ये है, और x3 इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे कोई नंबर आता है और ये दोनों ऐड होते हैं, ठीक है। तो एडिशन में ये रूल होता है कि अगर दो नंबर x और y ऐड हो रहे हैं, ठीक है, एडिशन हो रहे हैं, तो इन दोनों की बिट्स सेम होनी चाहिए, ठीक है। इमेजिनरी एंड रियल बोथ बिट्स जो है वो सेम होनी चाहिए, अदरवाइज एडिशन परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी ये 4 5 का है, ठीक है, ये वाला, और ये 7 9 का है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको भी 7 9 बनाना है। कैसे बनाना है ये मैंने लेक्चर में बता दिया था कि अगर ये वाली बढ़ाएं तो क्या करना पड़ता है और ये वाली बढ़ाएं तो क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब फ्रैक्शन वाली बढ़े तो जीरोस लगाने पड़ते हैं, और ये इंटीजर वाली बढ़ाएं तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रिपीट करते हैं आप, ठीक है, उसकी जो भी वैल्यू होगी। तो इन दोनों को बराबर करेंगे तब एडिशन परफॉर्म होगी, अदरवाइज एडिशन परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। तो ये रखना है। और एडिशन के बाद क्या इसकी कितनी बिट्स में आंसर आना चाहिए ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो आपने क्या निकालना है कि ये कितनी बिट्स में आंसर आएगा, ये कितनी बिट में आएगा, कितनी फ्रैक्शन कितनी इंटीजर, और ये आंसर कितने फ्रैक्शन कितने इंटीजर में आएगा। उसके लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए फिर बिट्स को बराबर होना चाहिए, मीन्स ये जो आएगी ये और इस इन दोनों की बिट्स का साइज सेम होगा तब एडिशन परफॉर्म होगी, ठीक है। तो अगर साइज सेम नहीं है तो आपने साइज सेम करना है, कैसे करना है वो मैंने बताया आपको, ठीक है। उसके बाद फिर से ये एक ये निकली और एक यहाँ से आएगी, इन दोनों का भी साइज फिर से आपको सेम करना होगा यहाँ पे आके, ठीक है। और फिर यहाँ पे कोई रिजल्ट निकलेगा। उसके बाद ये जो y1 है ये फाइनल रिजल्ट है हमारे पास, ठीक है। तो y1 y3 y2 और y4 ये हमारे पास रिजल्ट निकलेंगे। इन रिजल्ट का भी हमने ये बोला है, चूज द इंटीजर एंड फ्रैक्शन बिट ऑफ y1 y2 y3 एंड y4 ऑफ योर ओन चॉइस। आपने अपनी मर्जी से चूज करना है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी ये मेरा आया था 8 9 में, ये आया 10 12 में, और ये 13 11 में आया, और ये 15 1 में आया, ठीक है। लेट्स सपोज वैसे ही रफली मैं बता, तो आपकी मर्जी है आप इसको जो है वो किसके बराबर, इन सबको सेम वैल्यू में रखना है। तो मुझे इसको लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं सबसे बड़ा वाला ये और सबसे बड़ा ये रख लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे 13 12 में मैं सबको रख लेता हूँ। इसको भी आपने फिर जब आउटपुट पे जाएगा उससे पहले 13 12 में करना है, ठीक है। इसको भी 13 12 में करना है, और इसको भी 13 12 में करना है, और इसको भी 13 12 में सर 15 बड़ा नहीं होगा सर? चलो 15 15 भी कर 15 12 लो, कर देंगे सर इसमें ठीक है, सारे को। 15 12 कर ले आप, 15 12, ठीक है। अच्छा सर, ये एक बता दें, इसके बाद एक क्वेश्चन है सर। तो अच्छा ये मैं बता दूं, तो आपकी ये तमाम वैल्यूज जो हैं वो सेम में होनी चाहिए, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपने नीट वर्क में भी करना है, ठीक है, पेपर पे करना है। और पेपर पे सबसे पहले क्या करना है कि अगर इतने बिट का आ रहा है तो ये कितने बिट का होगा, ये कितने बिट का होगा, ये आ रहा है मल्टीप्लिकेशन के बाद कितने बिट का होगा, एडिशन के बाद कितने बिट का चीज़ बनेगी। तो ये सारा रफ वर्क में आपने करना है इस तरह बता के कि ये 4 5 का है, तो ये 4 5 का है, इसके बाद ये 5 जो भी है 5 10 का बनेगा, उसके बाद ये 10 12 का बनेगा, लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये सारी बिट्स बतानी है। उसके बाद 4 5 बिट्स का कोई भी नंबर ले लेंगे आप, ठीक है, वो नंबर जो 4 5 बिट की रेंज में आता है, x1 का भी कोई नंबर ले लें, x2 का भी, x3 का, x4 का। और पेपर पे पहले आप लोगों ने करना है, अच्छा ये वैल्यू आएगी, ये अगर
ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो ये रिजल्ट बनता है। उसके बाद ये इधर जाएगी, ये फलाना काम होगा तो ये बनेगा रिजल्ट। उसके बाद ये इधर जाएगा और एंड में आपने जो नंबर होगा वो लिखना है। फिर आपने कोडिंग करनी है। कोडिंग करने के बाद आपने वही जो नंबर यहाँ पे दिए हैं वही नंबर टेस्ट बेंच में देने हैं। ठीक है, इसका जो टेस्ट बेंच बनेगा उसमें वो नंबर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि इन सब का रिजल्ट वही आ रहा है जो आपने पेपर पे निकाला है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कहीं पेपर में गलती की है, कोडिंग में गलती की है, तो दोनों को आपने चेक करना है। तो दोनों चीज़ें वेरीफाई होनी चाहिए। मुझे दोनों चीज़ें चाहिए, मुझे पेपर वर्क भी चाहिए, ठीक है, उसकी स्क्रीनशॉट, उसका फोटो लेके आपने वर्ड में रखना है। वेरीलॉग कोड भी चाहिए, टेस्ट बेंच की फाइल भी चाहिए, वो भी एक वर्ड में ही होनी चाहिए, और फिर टेस्ट बेंच की वेव फॉर्म भी चाहिए। ठीक है, और वो दोनों, ये जो पेपर वर्क किया और ये टेस्ट बेंच के रिजल्ट्स हैं, ये सेम आने चाहिए। ठीक है, कि x1 x2 x3 x4 की ये वैल्यू दी और आउटपुट पे मेरे पास ये रिजल्ट आया। ठीक है, हाँ जी, अब कुछ क्वेश्चन है तो पूछें। सर हम कल भी एक काम कर रहे थे सर, जो टेक्स्ट बेंच है वहां पे हम फ्रैक्शन पार्ट और इंटीजर पार्ट को अलग अलग कैसे लिख सकते हैं? या उसमें टेक्स्ट बेंच में जब हम एंटर करें कोई साइंड इंटीजर जिसमें फ्रैक्शन पार्ट भी हो इंटीजर पार्ट भी हो, तो उसको जी, लिखने का कोई तरीका अगर उसको बता दें? अलग अलग वेरिएबल लें। जिस तरह x1 है ना, तो x1 का r लिख दें और x1 का इमेजिनरी आई लिखें। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कितने बिट का, 4 5 का, ये 4 5 का एक नंबर लेंगे और ये भी 4 5 का नंबर लेंगे। ठीक है, इसके साथ वो जे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जे तो हम वैसे ही कहते हैं कि इमेजिनरी है। सही है, तो x1 के दो नंबर होंगे, x2 के भी दो नंबर होंगे, x3 के भी दो नंबर होंगे। ये इस तरह लिखना है, उनका अलग अलग वेरिएबल लेने हैं उनके। देन सर अलग अलग ऐड करें और सब काम? हाँ जी। अलग नहीं अलग होगा नंबर, सर। अलग नंबर लेना है। x1 r ले लें, x1 i ले लें, तो ये x1 का रियल पार्ट हो जाएगा, ये x1 का इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल्स लेने हैं ना, अपने वेरिएबल्स ले लेंगे। ठीक है। सर तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन पार्ट का इशू आ रहा है ना, इशू फ्रैक्शन पार्ट का आ रहा है, उसको भी कुछ ना कुछ तो किसी तरह तो लिखना पड़ेगा सर। अच्छा, अभी आप लोगों ने कोई नंबर ऐसा नहीं डाला वह अपने उसमें टेस्ट सर बेंच हम में? जैसे मतलब -2.85 है या इस तरह कुछ वैल्यू डाल रही है ना, जी तो जी। उसको बाइनरी में जब वो टेक्स्ट बेंच खुद मतलब जो वेरीलॉग है वो खुद कन्वर्ट करता है, तो वो सिर्फ -2 ले रहा है सर, फ्रैक्शन पार्ट ओके को शायद डिस्कार्ड कर रही है, ओके ले ही नहीं रहा। ओके ओके, मैं बताता हूँ उस नंबर को आप कैसे लेते हैं। ये समझ आ गई सबको? जी सर ये समझ आ अच्छा, गई। चलो ये मैं हटा के आपको दोबारा से समझाता हूँ कि एक नंबर है उसको कैसे आपने लेना है। तो आ, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कोई भी नंबर होगा उसको आपने कन्वर्ट कैसे करना है FPGA के फॉर्म में। तो उससे पहले मैं एग्जांपल ही उठा लेता हूँ ताकि उससे हमारे पास क्लियर हो जाए। ठीक है, हमने जो नंबर लिया था, ये लेट्स सपोज -6.25, तो ये पूरा नंबर आप जो है वो इस तरह देंगे, 111001 1100। ठीक है, टोटल बिट कितने हो गए, 6 और 4 10। 10 बिट की जो वैल्यू आएगी वो बाइनरी में इस तरह की वैल्यू आएगी। ठीक है, सब माइनस में, अगर -6.25 वैल्यू देनी है हमने। अच्छा, दूसरा तरीका इसको कन्वर्ट करने का वो ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास जो नंबर है वो है -6.25। अच्छा, किधर है, इसी पे कर देते हैं, चलो। ठीक है, यहीं पे मैं करके कर देता हूँ। ठीक है, हमने जो नंबर लेना है वो है -6.25, और इसके बिट्स
क्यू की वैल्यू हमारे पास 64 है हमारे पास, ठीक है। अब इसका तरीका क्या होता है? एक तरीका तो ये है कि आप 6 बिट लें और 10 बिट लें, उसमें से 6 बिट इंटीजर, 4 फ्रैक्शन, जो मैंने तरीका बताया था। दूसरा इसका आसान तरीका ये होता है कि आप जितने फ्रैक्शन बिट है ना, 2 की पावर उतने से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, इस नंबर को। तो किस तरह करवाएंगे? अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर लेके आता हूँ, तो हमारे पास जो नंबर है वो है -6.25, ठीक है, ये नंबर है। इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2 की पावर 4 से, ठीक है, जितना आपकी फ्रैक्शन बिट होता है 2 की पावर उतने से मल्टीप्लाई है। 2 की पावर 4 होता है 16, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 16 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई? 100, ठीक है। अब ये 100 मैंने बनाना है, तो बिट्स कितनी है टोटल? 10 टोटल। अब बिट्स आप जो होंगी वो 10 होंगी, ठीक है। तो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256। अच्छा, ये मुझे एक लगता है मैंने 2 की पावर वो गलत ले ली है। 2 की पावर 4, ओहो, किधर है यार 2 की पावर? ये 2 की पावर 4 16 होती है, ठीक है, 1600, ठीक है। तो ये 1, 2, एक बिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 5.2। ये आखिरी वाली जो है ये माइनस में होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास साइन नंबर है। टोटल कितनी बिट हो गई? 10, और नंबर हमने बनाना है -100। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 की पावर फ्रैक्शन बिट से, एफ में लिख देता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास बना -100। अब -100 में यानी कि ये तो 1 होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी मैंने 1 करना है, तो टोटल कितने बने? 256। 256 में से 128 निकालें तो 128 बन जाता है, ठीक है। तो अब मेरे पास बन गया -128। 128 में से 28 मैंने जो है वो कम करना है ताकि 100 बन जाए मेरे पास, ठीक है। तो 64 वाला 0 रहेगा, 32 वाला भी 0 रहेगा, 16 वाला मैं 1 कर दूंगा, तो टोटल कितने बच गए? 16, ठीक है। 28 यानी 16 कितने? 12 बच गए, ठीक है। तो मैं 8 वाले को और 4 वाले को 1 करूंगा, बाकी ये दो 0 रहेंगे, ठीक है। तो ये टोटल जो इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास -100 बनना चाहिए, ठीक है। ऐड करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो। तो -512 प्लस 256 प्लस 128 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4, तो 100 बन गया। अब ये देखें तो ये वही नंबर है जो कि हम लोगों ने -6.2 से बनाया था, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? आप ये वाला नंबर या -100 दे दें डेसिमल में, या ये बाइनरी में ये वाला नंबर दे दें, ठीक है। 11000111100, ठीक है। तो ये इक्वलेंट होंगे, -100 की वैल्यू है ये वैल्यू। तो हमने चाहिए, हमें नंबर था -6.25, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे फ्रैक्शन बिट से, जो भी नंबर होगा आप वो उठा के दे दें, ठीक है। ये वो नंबर होते हैं, ये बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, ये हम लोग जो डेसिमल वैल्यू होती है, जैसे कि ये 4 की बात है यहाँ पे, इस डेसिमल वैल्यू को हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एफ में डेसिमल कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम ये डेसिमल हटा के ये पूरा नंबर लिखे रहते हैं, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लाई करवाया है ये बेसिकली इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, बाकी कुछ नहीं किया हमने। तो हम ये पूरा नंबर देंगे, और ये नंबर आप देख लें, तो ये नंबर 1110 1110, ठीक है, 1100 1110, ये यही नंबर बना है हमारे पास, जो कि हम कहते हैं जी -6.25 हो गए, ठीक है जी। और यही नंबर अगर 4 3 में रिप्रेजेंट करना है मैंने, तो -6.25,
तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, ये आप लोग अब मुझे करके बताएं। माइनस सिक्स पॉइंट ठीक है सर। टू फाइव को मैंने 2 की पावर 3। फोर थ्री में करना है, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -6.25 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 3 होता है 8, तो माइनस -6.25 मल्टीप्लाई बाय 8, तो -50 है। ठीक है, तो ये बना -50। अब टोटल कितनी बिट है, 7 बिट, इसको हमने 50 रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 2 4 8 16 32, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, 30 के बाद 64 और 128। जो लास्ट वाली बिट होगी उसके साथ क्या लगाना है, माइनस लगाना है। अब ये तो 1 होगी क्योंकि माइनस में है। उसके बाद -64 करेंगे तो 64 बच जाएगा, और 32 नहीं करेंगे। अब इसमें से कितना निकालना है, सर 14 ये निकालना है, तो 8 बिट नहीं होगी सर? 1 2 3 4 5 यस सर, ये 6, 8 होगी। सॉरी, ये -64 है। ठीक है, तो इसको 1 है, 32 नहीं करना, -64 से अब -50 बनाना है। ठीक है, तो इसमें कितना ऐड करेंगे, 14 और ऐड करना पड़ेगा ना, तो ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, यस और सर। हम इसको 1 करेंगे, और इसको 1 करेंगे, 12 हो गया, और ये इसको 1 करेंगे, और ये 0 आएगी। तो ये नंबर हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, ये इक्वल होता है -50 के। तो आप टेस्ट बेंच में या -50 दे दें, या आप ये बाइनरी में वैल्यू दे दें। ठीक है, 7 बिट का आपके पास नंबर होगा। तो इसको हम देख लेते हैं कि सर ये ये -25 के इक्वल ही होगा? किसके होगा, माइनस, हाँ 6.25 के माइनस, इक्वल, 4 3 बिट में। ओके सर। ठीक है, अब वेरी लॉग में हमेशा आपने जो टेस्ट बेंच में वैल्यू देनी है वो ये वाली देनी है, बगैर डेसिमल वाले के। ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना। अच्छा, अब आपके पास कोई नंबर आता है, उसको वापस आपने लेके आना है इस फॉर्म में। तो क्या करेंगे, 2 की पावर जितनी फ्रैक्शन बिट होगी, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी आपके पास जो रिजल्ट आया वो 8 9 में एंड वाला, जो y1 y2 y3 आया, 8 9 में आया। इसको अगर मैंने इस डेसिमल फॉर्म में देखना है, तो जो भी नंबर आएगा, जिस तरह -50 या -80 आया लेट्स सपोज, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 की पावर 9 से, तो मेरे पास पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा जो भी आया। ठीक है, तो वापस लेके आना है इस फॉर्म में, इससे इस फॉर्म में लेके आए थे, तो हमें क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाइड फ्रैक्शन बिट, 2 की पावर फ्रैक्शन बिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको इस फॉर्म में वापस लाना है तो डिवाइड करना है फ्रैक्शन बिट से 2 की पावर। ठीक है, ये वापस इधर आ जाएगी, इसी को डिवाइड करो 2 की पावर 3 के साथ, तो ये वापस -6.25 हो जाएगा। तो आपने जो वैल्यू पढ़नी होती है वो ये पढ़नी होती है, एफपीजे को जो वैल्यू देनी है वो ये वाली देनी है, यानी कि टेस्ट बेंच में जो वैल्यू देनी है वो ये वाली वैल्यू देनी है। तो -50 डेसिमल में दे दें, या बाइनरी में 1001110 दे दें। तो ये अगर हम देखें तो ये 1001110, ये वैल्यू वैल्यू बनती है। यस, ठीक हो गया ठीक। सर, थैंक यू। तो ये आप लोगों ने करना है। ठीक, किसी को इसमें कोई सर क्वेश्चन? डिवाइड करके उसके बाद वो जो 8421 वाली जो हमने बिट्स में लाना था वो चीज करनी होगी ना? नहीं, वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको डेसिमल में वैल्यू मिल रही होगी। ठीक है, आपने ओके डेसिमल में देखी है। ठीक है, तो वो आपकी पढ़ने के लिए है, यानी कि आपने अपने रिजल्ट से वेरीफाई करना है, क्योंकि आपने एफपीजे की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया होगा जब आप रफ वर्क में कैलकुलेशन कर रहे होगे। उस टाइम आप 6.25 को ही आगे लेके चल रहे होगे। ठीक है, तो एंड रिजल्ट और दरमियान वाला रिजल्ट आप देख लोगे तो आपको जो है वो पता चल जाएगा कि रिजल्ट सही आए हैं कि नहीं आए। ठीक है, तो एफपीजे की जो वैल्यू आएगी उसको 2 की पावर आप उतनी बिट से डिवाइड कर दोगे, फ्रैक्शन बिट से, तो आपको अपने वाले रिजल्ट से वो वैल्यू मैच होती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो ये हो गया।
उसके बाद हमने ये जो है वो पाइपलाइनिंग जो है पढ़नी थी। थोड़ा सा टाइम रह गया, इसमें देख लेते हैं कि पाइपलाइनिंग बेसिकली होती क्या है। ये टॉपिक हमने पाइपलाइनिंग का बेसिकली इस साइड सेट में कवर करना है। और ये जो दूसरी बुक आपको बताई थी ये उसका चैप्टर 6 है, ठीक है। तो ये बीच में पाइपलाइनिंग जो है वो हम लोगों ने थोड़ा सा पहले ले आए हैं। ये स्लाइड सेट मैंने अपलोड नहीं की हुई है, ये मैं कर दूंगा आपको। अच्छा, अब पाइपलाइनिंग होती क्या है, ये सीनियर्स को तो पता होगा, लेकिन आप 6 सेमेस्टर जिन्हें काओ नहीं पड़ी हुई बेसिकली उनके लिए एक नई चीज़ होगी। पाइपलाइनिंग होती है हम अपने जो पूरा हमारा प्रोसेस होता है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं दो पार्ट्स अलग अलग। ये एग्जांपल जो है वॉशिंग मशीन की, ये काफ़ी मशहूर एक एग्जांपल है। इसमें कहते हैं जी केस 1 है। केस 1 में क्या हुआ है जी, हमारे पास वॉशिंग मशीन है विद अ कैपेबिलिटी ऑफ वॉशिंग, रिमूविंग डिटर्जेंट एंड ड्राइंग, ठीक है। तो ये एक वॉशिंग मशीन है, वो 3 काम करती है, वॉश भी करती है, डिटर्जेंट भी रिमूव करती है और कपड़ों को ड्राई भी करती है। और हर प्रोसेस जो है वो 15 मिनट लेता है हमारे पास। तो टोटल इसका जो आउटपुट है वो 45 मिनट्स के बाद हमारे पास आती है, ठीक है। अपीयर आफ्टर 45 मिनट्स एंड वॉशिंग ऑन अदर पाइल ऑफ क्लोथ कैन नॉट बी इनिशिएट ड्यूरिंग 45 मिनट्स। तो जब तक वो पूरा अपना काम कर नहीं चुकी होती तब तक हम लोग जो है नेक्स्ट काम नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक ही मशीन है जो कि तीनों काम करने हैं। 15 मिनट उसको वॉशिंग में लगते हैं, 15 मिनट डिटर्जेंट निकालने में लगते हैं, फिर 15 मिनट जो है वो उसको ड्राई करने में लगते हैं। तो टोटल इसको जो टाइम लगता है 45 मिनट्स लगता है। और 45 मिनट से पहले हम दूसरा पाइल ऑफ क्लोथ नहीं डाल सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, पहले पहले आधे डाले फिर दूसरी दफ़ा डाले। तो इसको कहते हैं हैंड इंसर्शन ऑफ क्लोथ हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ, यानी कि हम जो कपड़े डालेंगे उसकी फ्रिक्वेंसी है 45 इंटू 60 क्यों किया, क्योंकि सेकंड में काम करना, ठीक है। तो 45 मिनट्स को पहले इसने सेकंड में कन्वर्ट किया। तो 1 डिवाइडेड बाय जो टाइम इन सेकंड होता है वो हमारे पास फ्रिक्वेंसी निकल आती है इसकी। ठीक है, तो इतनी फ्रिक्वेंसी के बाद जो है वो फ्रिक्वेंसी इसकी निकली, ठीक है। अब केस 2 जो है उसमें कहा क्या है, उसने उसने कहा जी 3 सेपरेट मशीन ले ली मैंने। वॉशिंग के लिए अलहदा ले ली, रिमूविंग ऑफ डिटर्जेंट के लिए अलहदा मशीन ली हुई है, और ड्राइंग के लिए एक अलहदा मशीन ले ली, और तीनों 15 मिनट्स ले रही हैं। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास 3 डिफरेंट मशीन्स हैं, ठीक है, 1 2 और 3। और तीनों जो है वो 15 मिनट्स ले रही हैं। ये इसको भी 15 है, इसको भी 15। अच्छा, टोटल प्रोसीजर में हमारे पास अभी भी 45 मिनट्स लग रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि ये 15 मिनट्स के बाद जब इसने वॉश कर लिए तो ये पाइल ऑफ क्लोथ जो है वो इधर चला गया, और यहाँ पे हम एक और पाइल ऑफ क्लोथ जो है वो डाल दिया। यानी कि हर 15 मिनट के बाद एक नेक्स्ट पाइल ऑफ क्लोथ हम डाल रहे हैं, और ये वाला जो है ये आगे चला जाएगा। 15 मिनट्स के बाद फिर यानी कि टोटल 30 मिनट्स के बाद ये यहाँ पे चला जाएगा, और फिर उसके 15 मिनट्स के बाद जब ये यहाँ पे गया तो ये जो जो सेकंड नंबर पे काम हो रहा था वो इसमें चला गया दोबारा, ठीक है। फिर जब ये 15 मिनट्स के बाद अपना काम कर चुका होगा तो हमारे पास एक आउटपुट आएगी 45 मिनट्स के बाद, ठीक है। पहली आउटपुट आने में 45 मिनट्स लगे, लेकिन उसके बाद ये 15 मिनट के बाद इधर चला जाएगा, और हर 15 मिनट्स के बाद हमें फिर से एक आउटपुट मिलने लग जाएगी। फ़ायदा क्या हुआ, अब हर 15 मिनट्स के बाद हमें एक नए पाइल ऑफ क्लोथ जो है वो मिल रहे हैं आउटपुट पे। लेकिन पहले को 45 मिनट्स ही लगे, ठीक है। तो पाइपलाइनिंग, ये पाइपलाइनिंग होती है, हमने अपने पूरे टास्क को डिवाइड कर देते हैं पोर्शंस के अंदर, और हर पोर्शन जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, डिपेंड नहीं करता कि ये वाला चल रहा होगा तो दूसरा नहीं चलेगा, दूसरा भी साथ चलेगा अनलेस को उसको चीज़ वो मिल जाए। तो पहला आउटपुट आते हुए 45 मिनट्स ही लगेंगे जितना पहले को लगे, लेकिन उसके बाद हर 15 मिनट्स के बाद हमें आउटपुट मिलने लग जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो आपके पास वो कह रहा है जी फर्स्ट आउटपुट विल अपीयर आफ्टर 45 मिनट्स एंड लेटर ऑन आफ्टर ईच
15 मिनट आउटपुट विल बी अपीयर्स, ठीक है। तो उसके बाद हर 15 मिनट के बाद आउटपुट मिलने लग जाएगी। इसका जो फ्रीक्वेंसी होगी 1/15 इनटू सेकेंड्स करेंगे हम लोग। तो हमारे पास हर जो अब टाइम पीरियड कम हो गया हर आउटपुट के आने का, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है टाइम के। तो फ्रीक्वेंसी किसी चीज़ की ज़्यादा हो जाए इसका मतलब है जल्दी जल्दी वो काम हो रहे हैं हमारे पास। तो गेन इज इन द थ्रूपुट बट लॉस इन द एडिशनल कॉस्ट ऑफ द फॉर द सेपरेट मशीन। अब हुआ क्या कि हमें 3 मशीन्स खरीदनी पड़ रही हैं, तो हमारे पास हार्डवेयर की कॉस्ट ज़्यादा होगी, लेकिन हमारे पास थ्रूपुट यानी कि उसकी जो आउटपुट है वो ज़्यादा होगी हमारे पास। तो हर 15 सेकंड के बाद, मिनट के बाद, सॉरी 15 मिनट्स के बाद हमें आउटपुट मिलने लग गया। यहाँ पे हर 45 मिनट्स के बाद ही मिलती है, ठीक है, उससे पहले नहीं मिल सकती। तो ये हमने क्या किया है, बेसिकली पाइपलाइनिंग बनाई है, हमने अपने प्रोसेस को डिवाइड कर दिया। पाइपलाइनिंग का फ़ायदा जो है ये होता है, ठीक है। तो ये एक अगर हमने कम्बिनेशनल लॉजिक बनाई हुई है ये सारी, तो इसका अगर पूरा टाइम P1 लग रहा है तो हम इसको जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि ये किया हुआ है, ये किया हुआ है। तो अब ये वो मशीन के 3, ये वॉश करेगी, ये रिमूविंग ऑफ डिटर्जेंट, और ये हमारे पास ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। तो इसके दरमियान जो हमें चीज़ लगानी पड़ती है वो होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे आके सेव हो जाए फिर, ठीक है, फिर ये अपना काम करेगी और फिर इसका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे सेव हो जाए। तो फ्लिप फ्लॉप्स हमें जो है वो इंसर्ट करने पड़ते हैं जितने भी हम स्टेजेस बनाएं। तो इसकी टोटल 3 स्टेजेस हैं, एक ये, एक ये, एक ये, 3 स्टेजेस में काम हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये P1, P2 और P3 होंगे, ठीक है, ये पूरा लिखा नहीं है। अच्छा, थ्रूपुट क्या होती है? थ्रूपुट होती है रेट एट विच न्यू वैल्यू इंटर द सिस्टम, ठीक है। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज़ होती है थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होती है कि रेट एट विच न्यू वैल्यू इंटर द सिस्टम, ठीक है। तो वो रेट या वो टाइम जिसमें एक नई वैल्यू सिस्टम में इंटर हो जाए। तो पहले वाले का थ्रूपुट क्या था, 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स के बाद ही हम वैल्यू इंटर कर सकते थे। और इसका क्या हो गया, 15 मिनट्स, हर 15 मिनट्स के बाद एक नया मैं वैल्यू इंटर कर सकता हूँ, मतलब इसकी थ्रूपुट जो है वो कम है, इसकी ज़्यादा, ठीक है। अब थ्रूपुट बेसिकली 1 ओवर दिस टाइम होता है हमारे पास। आगे हम लिखते हैं इनिशियलाइज इंटरवल, या हम बोल सकते हैं टाइम बिटवीन सक्सेसिव इनपुट, 2 इनपुट्स के दरमियान जो टाइम होता है उसको हम थ्रूपुट बोलते हैं। दूसरी टर्मिनोलॉजी होती है लेटेंसी। लेटेंसी होती है डिले फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, ठीक है। इनपुट से लेके आउटपुट तक जो डिले बनता है उसको लेटेंसी बोला जाता है। थ्रूपुट जो बोला जाता है कि नई इनपुट कब आ रही है, मतलब। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं, इसको फिलहाल छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। ये देख, कहते हैं जी पाइपलाइनिंग मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होते हैं जिससे मेजरमेंट की जाती है पाइपलाइनिंग की, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि डिले है, लेटेंसी और थ्रूपुट है। तो कहते हैं जी इग्नोर करें रजिस्टर के डिले। रजिस्टर कौन से हैं, ये वाले। इसके अगर डिले को हम इग्नोर करें तो कहता है जी कम्बिनेशनल लॉजिक डिले, जो पूरे सर्किट में कम्बिनेशनल एलिमेंट्स होंगे उनकी वजह से जो डिले बनेगा उसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, लेटेंसी को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और थ्रूपुट को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डिले थ्रू अनपाइपलाइन सिस्टम, अभी पाइपलाइन नहीं हुआ है, तो लेटेंसी इक्वल टू डिले होगा, ठीक है। वरना अगर ये रजिस्टर का डिले हम इग्नोर ना करें तो प्लस रजिस्टर की डिले भी यहाँ पे लगाना पड़ता है, वो लेटेंसी के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम कहते हैं ये रजिस्टर का डिले इतना कम है कि हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो लेटेंसी जो है वो इक्वल टू डिले होता है। लेटेंसी होती क्या है, यहाँ पे हमने अभी देखा कि डिले फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, ठीक है, और वो कॉम्बिनेशनल डिले है, जो रजिस्टर का है वो इग्नोर किया हुआ है हमने। थ्रूपुट क्या होती है, 1 ओवर डिले, जो भी डिले बनेगा 1 ओवर डिले करेंगे तो थ्रूपुट बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो पहला सिस्टम था उसका डिले क्या था, 45 मिनट्स, ठीक है, जो मशीन पहले वाली हमने देखी। तो उसका थ्रूपुट कितने निकलेगा, 1/45 इंटू 60, ठीक है। इसका भी डिले इंटू 60 कर दें ताकि सेकंड्स में हमारे पास डिले आ जाए, तो हमारे पास सेकंड में आएगा। और ये जो है ये हर्ट्ज में आएगा, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास,
ठीक है, तो ये एक आ गया। अब वो कहते हैं कि अगर हम ऐड पाइपलाइन स्टेज, तो डिले जो है वो उतना ही रहेगा क्योंकि रजिस्टर का कोई डिले नहीं है, इग्नोर किया हुआ हमने। और थ्रूपुट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, टी इक्वल टू 2/d होगी। ठीक है, तो अगर ये एक पाइपलाइन स्टेज ऐड किया हमने, तो हमारे पास पूरा प्रोसेस था, उसको यहाँ पे हमने पाइपलाइन कर दी। तो अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गए, 1 और 2 में। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आया, 2 आया। जितनी ये स्टेजेस बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, ये 1 है, स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, तो जितनी स्टेज बढ़ाते रहेंगे उतनी थ्रूपुट इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, टी इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई डी हो गया हमारे पास। तो एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टेजेस। ठीक है, एन स्टेजेस है। तो जो हमारे पास, अगर हम एग्जांपल देखें वो वाली, तो उसमें हमारे पास जो डिले था वो 45 इंटू 60 था हमारे पास। इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि मशीन्स जो है वो ड्राइंग और वॉशिंग, ड्राइंग, रिमूविंग ऑफ डिटर्जेंट और ड्राइंग, 3 स्टेजेस में डिवाइड था। तो 3 डिवाइड बाई करेंगे तो थ्रूपुट हमारे पास ये निकलेगा। ठीक है, उसके बाद क्लॉक पीरियड जो है वो डी डिवाइड बाय एन होता है, तो डिले डिवाइड बाय एन क्लॉक। तो हमारे पास जो ग्राफ बनता है थ्रूपुट का, एक सीधा ग्राफ बनेगा, लेकिन जो हमारे पास डिले है वो, क्लॉक है वो कम होती रहेगी। क्लॉक मैं आगे बताता हूँ कि बेसिकली इस तरह के करके नंबर स्टेजेस अगर हम बढ़ाते रहेंगे तो थ्रूपुट हमारे पास एक लीनियर इंक्रीज करेगा। और क्लॉक पीरियड जो है हमारे पास एक कर्व की फॉर्म में डिक्रीज करेगा, क्लॉक पीरियड कम होता जाएगा हमारे पास। ठीक है, नंबर ऑफ क्लॉक्स या नंबर ऑफ टाइम, क्लॉक टाइम जो है वो कम होता जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद इसको फिलहाल छोड़ दें, ये एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में बल्कि टाइम ख़त्म हो गया, ये हम नेक्स्ट कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अटेंडेंस भी लेनी है, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये कल का, इसमें थोड़ा सा मैं ये रिपीट भी करवा दूंगा आपको थ्रूपुट वगैरह, और हम फिर आगे देखेंगे कि किस तरह होता है। मोहम्मद ताहा, अब्दुल वहाब, प्रेजेंट सर। ताहा। ठीक है, अब्दुल वहाब, यस सर प्रेजेंट। असद अली, असद, ठीक है, बंद कर दें अब तो। असद, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? हाँ अली जी आ रही प्रेजेंट है। सर। अच्छा, फरजीन, प्रेजेंट सर। हमाद, प्रेजेंट सर। हसनैन, प्रेजेंट। मनाल, प्रेजेंट सर। मनाल आपका फ्री डिफॉल्टर वाला आ रहा है। ओके जी, अवैस, नबील, यस सर। हबीब खान ठीक सर। है, वलीद, प्रेजेंट सर। हमजा, प्रेजेंट सर। सैयद हमजा हो गया, सामा, जी। सामा, जीशान, सामा प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ठीक है, मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट सर। वकार, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हमजा खान 137, ठीक है, प्रेजेंट है। नवीद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद वसीम, प्रेजेंट सर। अनस, प्रेजेंट सर। अरसलान, प्रेजेंट सर। मोमिन,
मोमिन, ठीक है। हम हाफिज हमजा, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ओके जी। अहमद, ठीक है, सारे present। प्रेजेंट सर प्रेजेंट। ठीक है। ठीक है जी, फिर हमारी इंशाल्लाह कल सुबह क्लास होती है। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।